पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 85वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। अचः परस्मिन् पूर्वधो के बाद न पदांत द्विवचन सूत्र चल रहा है और उसमें पदांत विधि, द्विवचन विधि, वरे विधि और यलोप विधि, यहां तक हो गया था। कुछ पूछना है पीछे? गुरुजी वैसे आज भी वो बात आएगी। ये द्वित्व का और हलादि शीर्षा का लगा के हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। आपका वाक्य है कि द्वित्व का हलादि शेष का लगा करके कैसे करते हैं। वाक्य को ढंग से बोला करो। प्रश्न का जो है ना एक स्वरूप आना चाहिए कि प्रश्न क्या है ये पता लगे। तो आपके इस वाक्य से प्रश्न का पता लग रहा है, किसी और को लगा? कि पहले द्वित्व करना है, फिर हलादि शेष से उसको हटाना है, तो क्या बनता है? ये पूरी प्रक्रिया क्या है? हाँ, द्वित्व करने के बाद ही हलादि शेष लगेगा, क्योंकि द्वित्व जब तक नहीं करेंगे तब तक अभ्यास संज्ञा नहीं होगी। अच्छा जी। और जब तक अभ्यास संज्ञा नहीं होगी तब तक हलादि शेष नहीं आएगा। तो ये तो बात अलग रही कि द्वित्व करके हलादि शेष तक पहुंचेंगे हम। अब क्या प्रश्न है कि हलादि शेष लगा करके क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? क्या आदि का हल शेष रहेगा? बस हल आदि ही शेष, हलादि ही शेष, आदि हल शेष रहता है। क्या शंका है इसमें? आदि हल उसके साथ कुछ स्वर होगा तो वो भी तो रहेगा। तो स्वर का तो नाम ही नहीं बोला मैंने अभी। जिस चीज के विषय में कुछ बोला ही नहीं गया है उसमें शंका क्यों उठानी? जिसके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया, जैसे कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं और कहा बच्चे यहां से हटो। अब आप प्रश्न करो कि ये जो बड़े बैठे हैं ये इनका क्या होगा? फिर ये प्रश्न बनेगा। जब बड़ों के विषय में कुछ कहा ही नहीं गया, कहा यह गया कि बच्चे यहां से हट जाएं, ठीक है हट गए, तो बड़े जो हैं वो तो है ही। तो हल आदि ही। अच्छा, इसको अब इस रूप में बोलो कि बहुत सारे लोग कमरे में बैठे हुए हैं और वहां इस तरह से कहा जाए कि जो बड़े बड़े हैं वही यहां रहें। अब मैं एक अन्य प्रकार से बोल रहा हूं। अब कोई प्रश्न करे कि ये बच्चों का क्या होगा, इनको तो कुछ कहा ही नहीं। जब ये वाक्य बोला गया कि बड़े बड़े ही यहां रहें, तो क्या होगा बच्चों का? हटना ही पड़ेगा उनको। अब अभ्यास में अनेक हल हैं और स्वर भी हैं। अब सूत्र कह रहा है कि अनेक हलों में जो आदि हल है वो शेष रहेगा। अब और भी हल हैं और अच भी हैं, और इनका क्या होगा? क्या होगा इनका? अचादेर द्वितीय से तो द्वितीय अच का ही तो क्या नाम है कि वो द्वितीय होगा, दो अच तो नहीं, वो तो विषय अलग बनेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं कि सूत्र ने कहा कि आदि का हल शेष रहता है। जो आदि हल है वो शेष रहता है। आदि का भी नहीं कहना चाहिए। आदि का क्या होगा? कोई संबंध थोड़ी है, स्वयं ही है वो आदि हल। तो आदि हल शेष रहता है, तो अन्य हलों का क्या होगा? हटेंगे वो। और स्वरों का उनकी चर्चा ही नहीं की है। और जब ये कहा गया कमरे में बड़े बड़े लोग शेष रह जाएं, कमरे में और चीजें रखी हैं, कुर्सी है, मेज है, फर्नीचर और चीजें बहुत सी रखी हैं, इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? उनके विषय में कुछ कहा ही नहीं गया। तो अचों की चर्चा ही नहीं की है ना। अचों में तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। तो आदि हल शेष रहेगा तो अन्य हल हट जाएंगे। बस ये कार्य है इसका।
आप जो कहे द्वितीयस्य वाला अजादि द्वितीयस्य, ये सूत्र तब लगता है जब दो अच विद्यमान हो, वो आजादी हो, तब आजादी होना चाहिए। पहले को द्वितीय गुरु जी अच तो प्राय करके एक ही मिलता है, इसलिए उसको कहा नहीं, हल कई हो सकते हैं, हल कई हो सकते हैं, बना दिया। नहीं, हल कई भी हो सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि हल आदि में भी हो वो। हाँ। तो इससे आप ये भी नियम निकाल सकते हो कि यदि अजादे द्वितीयस्य से हमने द्वित्व किया है, कहीं पर भी द्वित्व करने के बाद ही तो अभ्यास बनेगा। तो अजादे द्वितीय से आपने द्वित्व किया तो आजादी है, ये तो सिद्ध हो ही गया। ठीक है ना, आजादी है, ये तो सिद्ध हो ही गया। अब उस अवस्था में जो जिसकी अभ्यास संज्ञा होगी वहां हलादि ही शेष लगेगा। प्रथम वर्ण क्या होगा उसका अभ्यास का? अच्छा हाँ, वो तो फिर आदि नहीं पड़ेगा, लगेगा नहीं फिर तो। नहीं, फिर समझो बात के लिए कि अजादे द्वितीयस्य ने जो आजादी है उसके द्वितीय काज को द्वित्व किया है। द्वितीय का द्वित्व किया तो फिर द्वितीय में जो वो तो फिर आदि बन गया ना उसका, तो फिर वो तो होगा ही होगा। नहीं, द्वितीय काज को द्वित्व किया और द्वितीय एकाच के साथ में, द्वितीय अच के साथ में आस पास के दोनों ओर के हल भी साथ में आएंगे। अब जो अभ्यास बनेगा हमारा, उसमें प्रथम वर्ण क्या होगा? पहले वाला। दोनों बातें हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हलादि शेष जहां भी लगेगा उसका हमें ये देखना है कि अभ्यास का प्रथम वर्ण हल होना चाहिए। अगर प्रथम वर्ण अच है अथवा प्रथम वर्ण हल भी है लेकिन एक ही है, तब भी नहीं लगाते हैं इसको। आदि हल शेष रहता है। जैसे हमने कहा कि भाई देखो, बड़े बड़े रह जाएं और सारे हट जाएं, लेकिन कमरे में बैठे ही सारे बड़े बड़े हैं, बच्चा एक भी नहीं है, तो ये वाक्य बोला जाएगा? तो आदि हल शेष रहता है। तो पहली बात तो यह है कि आदि में हल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उससे और भी अतिरिक्त हल, एक से अधिक हल होने भी चाहिए, तब इसकी सार्थकता होती है। दोबारा शंका बोलो अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो। और किस स्थल पर ये बात उठी थी? वो याय वाले में शुरू से हाँ या किया था ना हमने भी। तो आपने कहा था याय करके यकार को हटा देंगे तो या बच जाएगा। ये ठीक है? शंका क्या है इसमें? मतलब याय करके फिर या और या बचाएंगे हम हलादि शेष। अभ्यास में देखो ना, अभ्यास में क्या है आपके पास में अब? तो कितने हल हैं? 2। तो लगेगा हलादि शेष, तो या बच जाएगा। हाँ, स्वर को नहीं देखना है, हल एक रहेगा बस, प्रथम वाला। आगे है स्वर विधि। ये द्विर्वचन है ना गुरु जी, द्विर्वचन विधि, ये रूपादिदेश कार्यादेश किस टाइप का निर्देश होगा? अभी रूपादेश तो आया ही नहीं है, वो तो आगे आएगा। अभी उसको क्यों ले रहे हैं आप उस विषय को? हाँ, अभी तो कार्यादेश ही चल रहा है सारा। ये 3 सूत्र कार्यादेश के ही हैं, केवल एक सूत्र है रूपादिदेश का, द्विर्वचनेची, वो अंत में आएगा। तो स्वर विधि करने में भी पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता। उदाहरण है चिकीर्षकः। और चिकीर्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? करने की इच्छा वाला। सन्नंत धातुओं से हमें यदि नाम शब्द बनाना है तो एक तो सूत्र आता है सना शंस भिक्ष उह। सन्नंत धातुओं से ये उ प्रत्यय करता है। तो यदि हम इसी धातु में जो सन्नंत है, ये क्री धातु, यहाँ
इससे ऊ प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? हैं? हाँ, चिकीर्षु। और णुल प्रत्यय करेंगे तो बनेगा चिकीर्षक। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये सर्वत्र नहीं होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि सर्वत्र आप णुल कर पाए। जैसे पा धातु से सन प्रत्यय करते हैं तो पिपासक, कहीं देखा प्रयोग? पिपासु, जिज्ञासु, ऊ का प्रयोग अधिक होता है, इसमें मिल जाता है चिकीर्षक में। तो यहां धातु मूल क्या है? डुक्री करणे क्री, और क्री धातु से धातु संज्ञा करके अनुबंध हटा करके और प्रत्यय, अब आप कुछ भी ला सकते हो। धातुओं का, धातुओं से आने वाले प्रत्यय कितने प्रकरणों में हैं? 3। धातु कर्मणः समान कर्तिकाद इच्छायाम वा, पहला। दूसरा धातुरे काचो हलादेह क्रिया संवारे यंग। और तीसरा तो बहुत बड़ा प्रकरण है ही, धातु। हमने कौन सा पकड़ा यहां? पहला वाला। तो धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, इससे इच्छा अर्थ में यदि हम इसका विग्रह करें चिकीर्षकः का, तो कैसे करेंगे? इसके अर्थ को खोलने के लिए क्या वाक्य बनेगा? जैसे हम कहें कि पिपासती, इसका विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह करने का अर्थ है कि हम जो शब्द बना हुआ है उसको नहीं बोलना है हमें, उसे खोलने के लिए अन्य वाक्य क्या बने, क्या बोले कि अर्थ पूरा आ जाए उसमें। तो पिपासती को आप खोलिए। पिपासती को नहीं बोलना है, खोलना तो है इसको, अर्थ पूरा आ जाए, वाक्य दूसरा हो कोई, इसे कहते हैं विग्रह। कैसे बोलेंगे पिपासती को? पातुम इच्छति, ऐसे अर्थ पूरा आ गया। अब चिकीर्षकः को खोलें तो कैसे खोलेंगे? हाँ, सही कहा आपने। आगे यहाँ वाला अर्थ लेना है। इच्छु, इच्छु कैसे बनता है? इच्छु, इच्छु शब्द कैसे बनेगा? सूत्र ही है, सना शंस भिक्ष उह के आगे बोलो। ये कहाँ पे है? क्रम से नहीं याद है। विंदु रिच्छु बने बनाए, बनाया पढ़ दिया है, आपको मेहनत भी नहीं करनी है। आजकल वो फास्ट फूड आता है ना, बने बनाए पैकेट, तो पाणिनि ने भी ऐसी व्यवस्थाएं रखी हैं कई सूत्रों में। इच्छु बना बनाया है, यानी इष्ट धातु से ऊ प्रत्यय। तो यहां भी ऐसी बोलेंगे कर्तुम इच्छु, अगर विग्रह करेंगे तो इसका। तो क्री धातु से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय किया, सन का स आ गया। अब सन प्रत्यय आर्ध धातु को या सार्ध धातु को? हाँ, आर्ध धातु को। और वलादि भी है, तो वलादि आर्ध धातु को हो तो इडागम की प्राप्ति होती है, एक सामान्य नियम है। आर्ध धातु का सेठ वलादे है, लेकिन मात्र वलादि आर्ध धातु होने से इडागम हो ही जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अन्य बाधक सूत्र भी तैयार बैठे हुए हैं। तो ये धातु क्री, ये उपदेश में एकाच है, दिख ही रहा है मैं, एकच है। देखो एकाच तो धातुएं आपको बहुत मिल जाएंगी, भरमार है एकाच धातुओं की, लेकिन दूसरा जो शब्द है साथ में अनुदात्त भी होनी चाहिए। तो क्री में जो री है ये कैसा है? अनुदात्त।
तो एकाच और अनुदात्त दोनों बातें जिसमें होंगी, ऐसी धातु से उत्तर आर्ध धातु को इडागम नहीं होता। तो एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, इससे निषेध हो गया। रह गया वैसा ही अभी क्री और स। अब अगला कार्य अंग संज्ञा है इसकी। अंगस्य के अधिकार में गुण की प्राप्ति होने लगी। सार्वधातुक आर्ध धातु कयो हो, सार्वधातुक आर्ध धातु कयो हो। सार्वधातुक अथवा आर्ध धातुक दोनों में से कैसा भी प्रत्यय आगे आ जाए तो अंग को गुण होता ही है। इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति, गुण की प्राप्ति होने लगी। गुण यदि कर दें यहां पर तब भी अनिष्ट रूप बनने लगेगा, तो उसको रोकने की व्यवस्था भी पाणिनि को करनी पड़ी। और बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, बहुत स्थानों पर लगता है और अतिदेश प्रकरण में आया हुआ है सूत्र। कहाँ है सबसे बड़ा अतिदेश प्रकरण? प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद। भागे भागे घूम रहे हो सारे में। सबसे बड़ा प्रकरण है अतिदेश का ये। और ये कहां से प्रारंभ हो जाता है? गांव कोटा दिभ्योण इंगित, यहां से। किसे कहते हैं अतिदेश? तुल्यता है विधीयते। और खोलें इसको हिंदी में। किसी को किसी के समान बनाना, बस ये है अतिदेश। अर्थात जो धर्म नहीं है उसमें उस धर्म को लाना। क्योंकि इसमें या तो कोई इंगित के समान किया जा रहा है, कोई कित के समान किया जा रहा है। ये सारे कार्य हो रहे हैं इस प्रकरण में। अब ये जो आपके सामने ये सन प्रत्यय रखा हुआ है, ये कित है क्या? लेकिन ये कित है तो क्या कहेंगे हम? इसको कित के समान बनाया गया है, बस इसी को कहते हैं अतिदेश। अतिदेश का अर्थ यही है कि ये जो कित नहीं है इसको कित के समान बनाया जाएगा। तो वो सूत्र कहां मिलेगा हमें ऐसा? इसी प्रकरण में सारे सूत्र हैं ये। तो इसी में सूत्र है एको झल। एक हमें पंचमी है, इक से उत्तर। यहां इगंत से उत्तर अर्थ क्यों नहीं करते हैं? अंत शब्द कब जुड़ता है किसी के आगे? जब वो अंत में आए। आपने अर्थ तो रट लिए हैं लेकिन खोल नहीं पाते सत्यपति जी। खोलो इसको। यहां इको झल में हम इगंत से उत्तर ऐसे अर्थ क्यों नहीं करते? इक से उत्तर क्यों बोल रहे हैं? तो आपने अर्थ तो रटा हुआ है उसका कि ये न विशेषण है न विधि विधीयते। अरे इसको घटाओ ना। इसमें कहाँ है यहाँ विशेषण? विशेषण घटाना है। यहाँ कहाँ है विशेषण? आप बताओ मुझे। इक का कोई है विशेषण या इक किसी का विशेषण बन रहा है? धातु होता व प्रातिपदिक होता तो बन गया। और वहां अंगस्य के अधिकार में अंगस्य साथ साथ चलता है सबके, वहां बन जाएगा किसी का विशेषण किसी का विशेष बनता रहेगा। है धातु के अधिकार में पहुंचते हैं हम तो धातु साथ साथ चल पड़ा। अरे दो शब्द तो होने चाहिए कहीं पर। यहां तो एक है बस, एक से उत्तर। तो एक से उत्तर झल। क्या झल? क्या है ऊपर सूत्र देखो है? हाँ, सन की अनुवृत्ति ले लो। ठीक है। अब दो शब्द हो गए हमारे पास में, झल और सन। अब यहां हो जाएगा एक विशेषण एक विशेष्य। हो गया नहीं हो गया? ऐसे होता है अर्थ। तो कौन बनेगा विशेषण और कौन बनेगा विशेष्य झल में और सन में? झल हो गया विशेष्य
और सही शोध है विशेषण। ये संशय क्यों बोल रहे हैं आप बार बार? सॉरी सन। केवल सन। हाँ, झल क्या हो गया? विशेष्य। अच्छा, विशेष्य पहले बोलते हैं वाक्य में या विशेषण पहले बोलते हैं? राम काला है, विशेष्य पहले, विशेषण पहले। आपने राम काला है वाकई गलत बोल दिया। जो भाव है वो यहाँ नहीं आएगा। काला घोड़ा, घोड़ा काला है ये अलग चीज है। यहाँ घोड़े के धर्म को बताया जा रहा है और वहां धर्म से युक्त घोड़ा लेना है। देखो, यह घोड़ा काला है, क्या उद्देश्य है हमारा बताना? यहाँ वाक्य का अभिप्राय क्या है? घोड़े की विशेषता, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। और हमने कहा काला घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा बताना, यहाँ घोड़ा बताना है, लेकिन धर्म साथ में लेकर के। तो ऐसे यहाँ पर झल और सन, सन तो मुख्य चीज हो ही गया, यानी जैसे घोड़ा मुख्य है वहां। अब कैसा सन चाहिए? झल। तो झल बना विशेषण, आपका उल्टा हो गया ना बिल्कुल। अब मैंने अधिकता की दृष्टि से कहा था कि झल ज्यादा है और सन। झल ज्यादा है, आपको सन में देखना है। सन आपको झल वाला भी मिलेगा, बिना झल का भी मिलेगा। सन अधिक हुआ क्योंकि जब जब इडागम हो जाएगा सन को, भाई यहां नहीं हुआ इडागम, यहां तो एकाच उपदेशन दाता ने रोक दिया है, लेकिन ये सब जगह तो नहीं रोक पाएगा। सन तो हम प्रत्येक धातु से कर सकते हैं, जैसे पठ से भी सन कर सकते हैं। पठ की क्षति पढ़ना चाहता है तो वहां भी तो सन है, वहां इडागम है साथ में उसके, यानी कि वहां स नहीं है, वहां है ई स, तो है झलादी। तो झलादी यानी कि झल अधिक हुआ या सन अधिक हुआ? देखो सन यहां भी है और सन पट के आगे भी है ई स, लेकिन एक स्थान पर झलादी है, एक स्थान पर नहीं है, तो कौन अधिक हुआ? फिर तो कम वाला बनता है विशेषण। तो इस तरह से यहां जब दो शब्द हो गए तो हम यहां पर झल के साथ में आदि बोलेंगे। अब तो झलादि सन। तो इक से उत्तर झलादि सन किद्वत भवति। झलादि सन कित के समान, इन कितवत, कित के समान हो जाता है। ये हो गया अतिदेश। अब सन को क्या बना दिया हमने? कित के समान। कित के समान, कित के समान सर, कित कहाँ पे आ रहा है? कित कहाँ से लिया? असंयोगाल कित। हाँ, यही तो क्रम से पढ़ने में लाभ रहता है कि जिसको नहीं पता है वो भी पकड़ लेगा। अनुवृत्ति यहां से आ रही है ये, यानी कि तुरंत शंका का समाधान आपका हो गया नहीं कित ऊपर देखते ही। पहले गित का प्रकरण चला था इसमें, गांग कुटा दिभ्योणिन गित से, और ये कहां तक चला? सार धातु कमपित। अब कित का प्रकरण चल पड़ा, असंयोगाल लिट कित, हिंदी भौति भ्याम च, ये सब चलते हुए, और इको झल आगे भी जा रहा है ये। तो प्रश्न हमारा मुख्य विषय क्या था अभी कि सन को कित के समान बनाना है। क्यों बनाना पड़ रहा है कित के समान? ये गुण को रोकना है, नहीं तो गुण हो जाएगा, अशुद्ध शब्द बनने लगेगा। और गुण प्राप्त किससे हो रहा था? सार्वधातु कार्धातु कयो से। तो किंगित ने रोक दिया, उसको मिल गया अवसर अब कि कितंगित परे होता है तो इक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते। ठीक है, स्थिति वही रही अभी भी। काम बहुत सारे कर चुके हैं हम अब तक, इसमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। ज्यों कहते हैं अभी क्री और सा। अब ये सारे झंझटों से निबट चुके ना, अब अगला कार्य करेंगे। ये जो हम देखते हैं ना कि कोई प्राप्ति हुई फिर उसको रोकना, ये सब क्या है? बाधाएं हैं, इनको हटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे गति होगी। बाधाओं को समाप्त कर दिया गया। दो प्रकार की बाधाएं आई थी, एक तो इडागम की बाधा आई थी, एक फिर गुण की बाधा आने लगी। दोनों से निवृत्त हो लिए। अब अगला कार्य, अब अगला कार्य सन प्रत्यय जहां होता है तो आपने देखा होगा कि वहां द्वित्व भी होता है।
तो द्वित्व पहले करें या एक और कार्य प्राप्त हो रहा है उसको पहले करें, इसमें क्रम का निर्धारण करना होगा। अन्य कार्य प्राप्त हो रहा है क्री के री को दीर्घ करना। तो क्री के री को दीर्घ ये अंतरंग कार्य है, ये पहले होगा क्योंकि हम कुछ अंदर अंदर कर रहे हैं। और द्वित्व होता है पूरे सन प्रत्यय को जोड़ करके, ये बहिरंग हो गया थोड़ा, उसमें सन भी हो गया, सब मिलते हैं। अधिक कार्य प्राप्ति होने के, हाँ, अधिक जहाँ क्षेत्र बन जाता है वो बहिरंग बन जाता है, या किसी बाहर को हम निमित्त मान करके करते हैं कोई कार्य, उसको ही बहिरंग कह देते हैं। तो पहले हम दीर्घ करेंगे। यहाँ सूत्र है अजन गमाम सनी, ये भी बहुत लगता है सूत्र, ध्यान रखो। ये जो बहुत बातें बता रहा हूं, बहुत लगने वाले सूत्र, जैसे मैंने कहा एकोझल, यही बहुत लगता है। ये किस प्रकरण की बातें चल रही हैं सारी? सन प्रत्यय करने के बाद सन्नंत जो हम रूप बनाते हैं, और सन्नंत रूप बहुत चलते हैं प्रयोग में। इच्छा अर्थ को बताने के लिए सन प्रत्यय का प्रयोग बहुत होता है, और आपके व्यवहार में बहुत से शब्द भरे हुए हैं ऐसे, जिज्ञासा, पिपासा, ये सब बोलते हैं नहीं बोलते हैं हम। तो ये सन्नंत जो रूप बनाते हैं वहां लगने वाले सूत्रों में इकोझल बहुत लगता है, अज्झन गमाम सनी भी बहुत लगता है। तो अज्झन गमाम सनी सूत्र कहाँ है? ये छठे अध्याय के चौथे पाद में, जहां दीर्घ का प्रकरण है। दीर्घ का प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। तो उसी प्रकरण में, ये तो प्रकरण यद्यपि तीसरे पाद में ही प्रारंभ हो गया है, लेकिन ये दीर्घ की अनुवृत्ति चौथे पाद में भी जा रही है। और कहां तक जाती है? क्रमश्च क्त्वी, यहां तक जाती है। तो उसी प्रकरण में सूत्र मिला आपको, 16 संख्या पर देखो, मिल गया। अज्झन गमाम सनी, अंगस्य का अधिकार है, ये ध्यान रखना है। तो अच पहले ले लो सूत्र में, अच, हन और गम। अब अच और उधर से आ रहा अंगस्य, यहां भी षष्ठी है, अज्झन गमाम, 2 षष्ठियां हो गई। तो केवल अच यदि सूत्र में होता तो कैसे अर्थ करते? षष्ठी यहां भी, षष्ठी अंगस्य में भी बन गया। देखो विशेषण विशेष बन जाएंगे, आपस में नहीं बनेंगे ये। तो क्रम से बोलो ना, पहले आपने अंगस्य बोल दिया। हाँ बस, तो ये अंत जुड़ कैसे गया इसमें? वही प्रश्न है, यहां अंत कैसे जुड़ गया? तो क्योंकि जिसको हम विशेषण बनाते हैं, यहां कौन है विशेषण? अच में और अंग में अच। तो जिसको विशेषण बनाते हैं उसमें जुड़ता है अंत। हम ऐसे नहीं कहेंगे अंगान्तस्य अचः सत्यपति जी, अंगान्तस्य अचः, अंग अंत में है जिसके, ऐसा अच। ये कितना अटपटा सा वाक्य बन जाएगा, अजंतस्य अंगस्य। और हन और गम ये तो अलग है ही, नाम गिने हुए इनके, नाम ही लिए सीधे, यहाँ अंत जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है कोई। बहुत सारे गुण बोलने वाले होने तो फिर वही सही लगने लगेगा, ये उल्टा अटपटा लगने लगेगा। बहुत जगह जहाँ जैसे आजकल जो है आपने देखा होगा जगह बसों में या अन्यत्र स्थानों पर, एक तो कृपया हो गया, पा आधा, अब वही शुद्ध लगने लगा है लोगों को। तो लोग आपने गलत कह दिए। आशीर्वाद को आशीर्वाद, अब वो शुद्ध लगने लगा लोगों के लिए धीरे धीरे। अगली पीढ़ी आएगी तो इसी को हम समझाएंगे उनको, है नहीं, यही है, यही शुद्ध है। हमारा वहाँ लिखते हैं दिव्य युग में, ये और यज्ञ में एक दिन में भाई ज्ञा का चली पड़ा सब। एक दिन टोका भी
क्या लिख अब कहीं ज्या बोलो तो अटपटा लगता है लोगों को। ये क्या लिख दिए, ये कृत्य कौन लिखता है, तो कैसे होगा, मतलब ऐसे होगा क्री पाया। तो अजंतानाम अंगानाम हन गम इत्येतयोश्च सनि परतः दीर्घो भवति, बस दीर्घ आई रहा है पीछे से, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है इसका। यानी सन प्रत्यय यदि आगे होता है तो तीन प्रकार, एक तो अजंत धातु है सारी आ गई, और हन और गम। यहां कैसी है, क्री स, ये अजंत है, इसको दीर्घ हो जाएगा तो बन गया क्री। ठीक है, क्री स। अब यहां अभी द्वित्व नहीं, अभी और रह गया अंतरंकारी है, अभी द्वित्व की बारी नहीं आएगी। अब एक अंतरंकारी और है, और वो आपके 7वें अध्याय के पहले पाद में जहां समाप्ति होती है पहले पाद की लगभग, उससे कुछ पहले रीत इत धातु हो, मिल गया। रीत इत धातु 100 संख्या पर है, 7वें अध्याय का पहला पाद। ये क्या कहता है, रीत इत, रीता में षष्ठी, धातु में षष्ठी, तो धातो रीतः, रीतः धातो, यानी कि रीकारांत धातु ऐसे भी कह लो, या धातु के री के स्थान में इत ह्रस्व तपर है, ये तो ह्रस्वीकार ही लेंगे। अगर ये तपर ना करते तो दीर्घ री के स्थान पर दीर्घ ई आता फिर तो रीत धातु सूत्र से जो रीकारांत धातुएं होती हैं उनके री के स्थान में इत इकार आदेश हो जाता है। इसमें परे रहते वाली बात कुछ भी नहीं है, ये स्वतंत्र सूत्र है अपना, बस केवल अंगस्य का अधिकार चल रहा है और कुछ नहीं। तो इसने क्या किया, री के स्थान पर और इकार आ रहा है ये अण प्रत्याहार में, और री के स्थान में अण प्रत्याहार का कोई भी वर्ण कभी आप लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, रेफ उसके आगे लगाना होगा। तो ई न होकर के ये आदेश क्या बना, इर, तो क्या बन गया, किर। कोई ज्यादा बोलता है तो कहते ना क्या किर किर कर रहा है। अब यहां भी ज्यादा बोलना पड़ेगा, ये 2 बार बोलना पड़ेगा कुछ देर बाद आपको, फिर कोई टोक देगा ये क्या क्या किर किर लगा रखा है। तो किर सा, ठीक है। अब यहां जो है अब द्वित्व का प्रसंग आएगा। तो सबसे पहले तो द्वित्व करने से पहले द्वित्व किन का होता है, द्वित्व का प्रकरण का पहला सूत्र कौन सा है, नहीं द्वित्व करने वाले सूत्रों में से। ये तो अन्य व्यवस्थाएं दे रहे हैं कि द्वित्व किन का होता है, क्या होता है, ये सब चीजें, लेकिन द्वित्व विधि जो है, द्वित्व विधायक सूत्र, ये कहां से प्रारंभ होता है प्रकरण, है मेरा प्रश्न नहीं समझे। द्वित्व करने वाला सूत्र सबसे पहला कौन सा है, क्या एकाचोदय प्रथम से द्वित्व कर रहा है, तो द्वित्व करने वाला सबसे पहला सूत्र कौन सा है, धातु रेखा। अरे यही तो प्रकरण, इसी में देखना है आपको कि कहां पहुंच रहे हो। नहीं स्थान ही बदल दिया सूत्रों का बिल्कुल ही।
इसी प्रकरण में द्वित्व करने वाला पहला सूत्र कौन सा है? लिटि धातु। हाँ, ये है पहला, लिटि धातु अनभ्यासस्य। और यहां से धातु की अनुवृत्ति चल पड़ी। 4 ही सूत्र हैं द्वित्व करने वाले। कौन कौन से? ये 11 तक चलेगा, सन्यंगो, श्लो और चंगी तक। चंगी, बस। आगे फिर निपातन है थोड़ा, वो भी दिया है आगे। तो मेरा प्रश्न ये था कि द्वित्व करने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें धातु बनाना होगा, और ये धातु है ही नहीं है। ये थी धातु, ये तो नहीं है ना। तो सन प्रत्यय सहित धातु नाम रखना है, तो सनाद्यंता धातु धातु संज्ञा हो गई। अब आप लगा सकते हो सन्य को। सन्नन्तस्य यङन्तस्य धातोः हलादेः प्रथमस्य एकाचः अजादेर द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वम भवति। ठीक है, या द्वे भवतः ऐसे बोल सकते हैं। तो ये यहां जो है हलादी है कि आजादी है? ये किर स इतना आजादी इकार है ना, इकार दिखाई दे रहा है। यही फल आएगा व्याकरण का। क्या हम ई पहले बोलते हैं इसमें? इक ऐसे बोलेंगे, एक इक्र। गुरुजी एक दिन मैंने ऐसे बोला था, आपने बोला था बोल के देखो। हाँ बोलो, इकार पहले आ रहा है। हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, एक बोलो, ई बोलो पहले। पहले मुंह से का नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि किर बोलोगे तो पहले का निकलेगा। इसको बोलो इक्र। बोलो। देखो ये देखो, आपने बोल के देखा कहाँ? हाँ, तो ये कैसे दिखा था? आप तो देख लिया, सिर्फ ये पहले ये देख लिया कि मात्रा पहले लिखी है। अरे मात्रा लिखी है पहले, लिपि पहले है, लेकिन उच्चारण तो बाद में ही है इसका। लिपि है तो ये पहले लगा देते, कोई बाद में भी लगाता है, कोई कहीं। तो हलादी है, तो प्रथम एकाच। इसमें कितने आचे हैं धातु में? एक ही है। फिर गलती, सा में अ नहीं है, पूरी को बना ठीक। तो धातु इतनी ही थी क्या? सनाद्यंता धातु इसीलिए लगाया था क्या? नहीं, अब पूरे करना है। नहीं, सनाद्यंता धातु इसीलिए लगाया था क्या कि आधी का सनाद्यंत से होती है, उसमें आधे का नाम धातु होगा। तो प्रथम एकाच को द्वित्व करना है। अब प्रथम एकाच को द्वित्व करेंगे तो उसके आसपास के हल साथ में आ जाएंगे। तो कितने हल हैं इसके आसपास? 2 है। एक तो ककार हो गया, ये सकार भी तो है। जब तक दूसरा आच ना आ जाए, अच्छा हाँ, जब तक रंग संयोग वाला तब तक बढ़ते ही जाएंगे आगे, बढ़ते जाएंगे। वो सब उसी के साथ में आ जाएंगे। तो हमारे लिए द्वित्व करने का कितना भाग बना फिर? यानी कि ये तो पूरा आ ही गया, और साथ में ये भी आ गया, ये और नहीं, अच्छा। किर्स, और फिर किर्स। अब अगला हिस्सा जो है आप बोलोगे तो आप सामने अ जोड़ के बोल सकते हो। क्यों? आ है ना, वो ये तो पहले से है ना अ। तो केवल हल्का ही हुआ है ना, स्वर का नहीं हुआ। नहीं आया समझ में? आप यूं भी लिख सकते हो, किड्स किड्स अ। अब अगला कार्य क्या होता है, जल्दी बोलते जाओ। ऐसे नहीं, पूर्व अभ्यास लगाते हैं पहले। पूर्व का नाम अभ्यास, और उसके बाद हलादि ही शेष। तो क्या शेष रह गया? देखो 1 2 3 3 हल हैं, ककार रेफ सकार। तो केवल ककार शेष रहेगा, रेफ और सकार को जाना होगा। तो रह गया की। आगे जो कहते हैं ये की किर स। अब इसी अभ्यास के प्रकरण में अगला सूत्र, हलादि शेषा ने अपना काम कर दिया, लेकिन और भी कार्य होने हैं। तो उसी में सूत्र है कुहोष्यु हो, अर्थात अभ्यास में यदि कहीं का वर्ग
अथवा हकार आ जाए तो उसके स्थान पर चवर्ग हो जाता है। कुहोष्टु मिल गया। कहाँ है अभ्यास का प्रकरण? है 6-4 से शुरू होता है। 6-4 से अभ्यास का प्रकरण 7वें अध्याय का 4था पाद, 4थे कॉलम से अत्र लोपोभ्यासस्य। तो यही देखो नीचे कुहोष्टु है कवर्ग और हकार, अभ्यास के कवर्ग और हकार के स्थान में चवर्ग। तो यहां कवर्ग है, स्थानीय अंतरतम क्या लग जाएगा? चकार, ची। ये ची बन गया। चिकिर्स हमें बनाना है चिकीर्षकः। उधर ध्यान क्यों जा रहा है आपका? चिकीर्षति में बनेगा वो भी ऐसे ही। यहां तक की प्रक्रिया तो वहां भी करनी है सारी। अभी तक जितना कार्य हमने किया है, ये चिकीर्षति बनाएंगे तब भी ये सारे कार्य होने हैं। तो यहां चिकित्स इतना बनाने के बाद अब ये जो रेफ की उपधा है, ये इसको दीर्घ करना है। और रेफ की उपधा को दीर्घ करने के लिए सूत्र निकालिए। यह है सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद में, और 4थे कॉलम में देखो नीचे को। नहीं, ये तो अंतिम अगले पृष्ठ पे आएगा, पहले कॉलम का पहला सूत्र। लेकिन दीर्घ का प्रकरण पीछे से प्रारंभ हो जाता है। 7वें अध्याय के वो 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 77 हलीचा। तो हलीचा जो है ये जिस पृष्ठ पे आ रहा है उसका पहला सूत्र है। लेकिन अनुवृत्ति पीछे से देखो, र्वो रूपधाया दीर्घ इकः, इसमें से दीर्घ आएगा, र्वो आएगा, उपधाया आएगा, इकः आएगा। क्या बचा? पूरा ही सूत्र आ गया। र्वोः उपधायाः इकः, रेफ और वकार की उपधा। ये रेफ है, इसकी उपधा क्या है? अरे पहला वर्ण उपधा होता है इकार। रेफ की उपधा क्या है? इकार। और सूत्र क्या कह रहा? रेफ और वकार की उपधा इक के स्थान में, तो ई इक में आता ही है, दीर्घ हो जाता है। कब? हल परे रहते। हल परे है कौन सा? सकार। रेफ को मत ले लेना हल, रेफ से आगे वाला हल पकड़ना है, क्योंकि रेफ की उपधा में तो इकार हो ही गया। और फिर जो कह रहे हैं हल परे रहते, तो ये अगला वाला हल देखना है। अगर रेफ ही हल मान लेंगे हम, तो फिर हला कहने की, हलीचा कहने की जरूरत क्या है? तो इस सूत्र से, हलीचा सूत्र से यहां पर दीर्घ हो गया इसको। तो ये बन गया कीर्स। ची कीर्स। अब ये जो स है सकार, आदेश प्रत्यय, ये सकार आदेश का है या प्रत्यय का है? आदेश का। किसके स्थान में हुआ था ये स आदेश? सन लेके आए थे ना। मेरा प्रश्न क्या है, किसके स्थान में हुआ था ये स आदेश? ये प्रत्यय है। आपने क्या कहा था पीछे अपना वाक्य? मैंने कहा ये आदेश का सकार है, प्रत्यय का आपने कहा आदेश का। तो आपको आदेश सिद्ध नहीं करना पड़ेगा ये। अच्छा जी, नहीं ये प्रत्यय है। फिर वो अलग बात है कि जहाँ आदेश का हो चाहे प्रत्यय का, मूर्धन तो होना ही है, लेकिन किसका है पता रहना चाहिए हमें कि आदेश का है या प्रत्यय का है। और कब होता है मूर्धन्य? इण और कवर्ग से उत्तर आना चाहिए। बस दो बात ध्यान रखनी है ये, कि आदेश का प्रत्यय का हो ठीक है, लेकिन इण और कवर्ग से उत्तर।
तो किससे उत्तर है ये सकार? कवर से। इन दो ही चीजें थी, दोनों बोल दी कि दो में से एक तो सही होना ही है। फिर आपने कहना ककार पहले है या इकार पहले, अब मेरे को कंफ्यूजन होएगी ना। क्यों? मैंने ये कहा था ये सकार किससे उत्तर है, तो एक ही वर्ण तो आपको देखना है, उससे पहले वाला। इकार अरे जो इससे पहले वाला है उसी से उत्तर है, सकार ही है। इकार सकार से पहले एकार है। नीचे कीर्स है ना, हाँ ये है कीर्स, तो रेफ तो सकार से पहले क्या है? यहाँ क्या, यहाँ देख लो, नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखा आपने तो ये दिखाई देने लगा, ये रेप छोड़ दिया। अरे बोलने में देखो ना, कीट्स में पहले क्या बोलेंगे? स से पहले हम पहले बोल के देखना, उसके मुताबिक चला, लिपि के मुताबिक। अब जब आपको नहीं लिपिस दिख रहा तो बोल के देखो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो रेफ आ रहा है इण में, इण प्रत्याहार में, इण से उत्तर है। इसको श हो गया, तो क्या बन गया? अब क्या बन गया? अब बन गया चिकीर्ष। चिकीर्ष अ, मैंने अ को अलग कर दिया क्योंकि उसको कुछ करना है इसलिए। अब ये सब जो है काट छांट करके पूरा ये शब्द हमारे सामने आ गया पूरा, और धातु नाम इसका रख ही लिया गया है, सनाद्यंता धातव। तो क्या है धातु? अब एक बार हम बोलो पूरा, धातु क्या है? चिकीर्ष। ये असहित चिकीर्ष ये धातु है। अब ये धातु है तो आप धातुओं के अधिकार में फिर आप प्रत्यय कर सकते हो कोई सा भी, तो आपके ऊपर है क्या करना है, लकार लाना है या अन्य कोई प्रत्यय करना है, ये तो वक्ता के अधीन है, क्या बोलना है उसको। हमें लकार लाना है तो फिर कौन सा लकार बोलना है वो सोचना होगा पहले। प्रत्यय सारे तैयार बैठे हुए हैं आने के लिए, क्या चुनना है ये हमें चयन करना होगा। तो हमें बनाना है चिकीर्ष का, तो ऋणवुल वाले सूत्र के पास जाएंगे। तो ऋणवुल त्रिचऊ, कोई भी धातु हो उससे ऋणवुल या त्रिच ये प्रत्यय हो जाते हैं, और ये कर्ता में होते हैं। ये ऋणवुल और त्रिच कर्ता में होते हैं। ये कौन बताता है? कर्तरी कृत। तो कर्ता में ऋणवुल प्रत्यय कर लिया, ऋणवुल का क्या बचेगा? वु, और वु को युगल न कब से हो जाएगा? अक। और ये ऋणवुल प्रत्यय आर्ध धातुक है या सार्वधातुक है? आर्ध धातुक है। तो आर्ध धातुक परे होता है, तो ये कल भी प्रकरण आ चुका था ये, कि जब भी कभी आर्ध धातुक प्रत्यय आगे हो और उससे पहले आकार आ रहा हो तो उसका अतो लोपः से लोप करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है? कौन से आर्ध धातुक के अधिकार में? दो जगह है आर्ध धातुक के, एक दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, एक छठे अध्याय के चौथे पाद में। हाँ, अतोलोपः ये कहता है कि आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते आकार का लोप होता है। क्या प्रश्न आपका? ये आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते, हाँ, आकार का लोप इसी सूत्र ने कर दिया। लोप हैं? लोप का अनुवृत्ति कहाँ से आएगा? ये तो प्रश्न बदल गया आपका। आप कुछ और कहना चाह रहे थे पहले। नहीं, ये बोल रहा था ये आपका प्रश्न केवल ये होता फिर कि यहाँ लोप की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है। आपका ये प्रश्न नहीं था। हाँ, कुछ और था इसमें। अच्छा फिर बोलो प्रश्न एक बार, क्या है? ये आर्धा तो बोलने कुछ कहा था ना, या तो लोप। आप प्रश्न नहीं कर पा रहे, हमने क्या कही छोड़ा, या फिर आप ये प्रश्न करोगे आपने क्या कहा था। आप प्रश्न कैसे बोलोगे? अच्छा, अपने गुरुजी कुछ आर्धा तो के बारे में कुछ कहे थे इससे पहले, तो आप ये बोलो कि आपने इससे पहले क्या कहा था, ये प्रश्न है मेरा। तो मैं उसका उत्तर दूंगा। मैंने ये कहा था कि आर्ध धातुक प्रत्यय आगे आता है तो आकार का लोप हो जाता है। अब क्या प्रश्न है? तो अक प्रत्यय आर्ध धातुक है, ये आकार दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने इसको आकार को अलग लिखा था, इसमें जोड़ा नहीं था मैंने।
इसका लोप हो गया, अतो लोपः। ठीक है, बस यहीं पे आपको समझना है। अभी ये जो लोप क्या है, ये अजादेश और पर को मान के हुआ है, पर निमित्तक। ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ सूत्र ये जो नपदांत है ये यहाँ स्वर विधि में लग रहा है। ये तो अब स्पष्ट है कि हमें कोई स्वर संबंधी कार्य आगे करना है। तो णुल प्रत्यय ये कैसा है, लित। णुल प्रत्यय लित, लकार अनुबंध है उसमें, और णित भी है, लेकिन णित की हमें आवश्यकता ही नहीं है। कुछ भी णित वाला कोई कार्य है होना ही नहीं है, यहाँ वृद्धि तो हो नहीं पाएगी, वृद्धि का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो लित प्रत्यय जब होता है तो पाणिनि लकार लगाते ही स्वर संबंधी कार्य करने के लिए है, लकार का अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो लकार जब लगा देते हैं तो सूत्र है आपका छठे अध्याय के पहले पाद में, स्वर प्रकरण में 187 संख्या पर छोटा सूत्र है लिति। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अंतोदात्तः की, मतलब उदात्तः की है। अनुदात्ते कैसे बोलते हो, अनुदात्ते क्या है? अनुवृत्ति किसकी कही आपने? उदात्त की। लिति सूत्र है 187 संख्या पर, मिल गया? हाँ जी। और इसमें स्वर का प्रकरण प्रारंभ होता है आपका 152 संख्या से, और 53वां सूत्र है कर्षात्वतो घयोंत उदात्त। यहां से ये उदात्त का प्रकरण चल रहा है, अंत उदात्त का। तो लिति, लित परे रहते, ये लित परे है, लित परे रहते, उससे पूर्व जो अच है उसको उदात्त होता है। कौन सा है उससे पूर्व अच? कौन सा आकार? जिसका लोप कर दिया फिर भी है वो। मैंने पूछा इससे पूर्व अच क्या है, आपने कहा आकार, और ये कट्टा लगा हुआ है पूरा उस पर, तब भी दिख रहा है आपको। इसको मिटा दूं पूरा, मैं तब नहीं दिखाई देगा क्या? और ये कटने का अर्थ न होना ही है इसका, है इससे पूर्व जी। और मुझे इससे पूर्व दिख रहा है ये शकार, इसमें तो अच नहीं है। ये मैंने कब कहा भाई? लित से पूर्व वाला वर्ण उसको दात होता है। अब आप ये तो कह सकते हो कि इससे पूर्व स्वर तो है नहीं कोई, तो नहीं तो दात नहीं होगा, बात समाप्त हो गई। क्योंकि अंत दात की अनुवृत्ति आ रही है, अंत में भी तो होना चाहिए वो। ये ई है तो इससे पूर्व स्वर, लेकिन अंत में कहाँ है? लित परे जो प्रत्यय है उससे ठीक पहले वाला वर्ण वो अच होना चाहिए, वो नहीं है, तो लिति नहीं लग पाया, आप ये कह सकते हो। अब आ गया स्थानिवत आदेश। आदेश कौन सा आदेश था? लोप। जल्दी करना पड़ेगा, समय कम रह गया। तो ये स्थानिवत होने लगा। अब इसको मिल गया, ये इसको उदात्त करने लगा। अनल विधौ, अल के स्थान पर, यह षष्ठी करेंगे। अब अल के स्थान पर विधि आप कर रहे हैं, इस अ को उदात्त करने जा रहे हैं, अल के स्थान पर विधि, तो नहीं होगा स्थानिवत, निषेध हो गया। फिर भाग गया बेचारा लिति। फिर आया अचह परस्मिन पूर्व विधौ कि पर निमित्तक अजादेश। अब यहां यदि हम इसको पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानिवत हो जाता है, इसको यदि लेंगे तो फिर इसमें अंतः की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे फिर लिति में। फिर तो यह है कि जो भी इससे पूर्व अच, तो यहां भी हो सकता है ये। तो पूर्व विधि करने में पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत होने लगा।
होने लगा तो इसको उदात्त होगा फिर। हाँ। अब इसने फिर कर दिया कि न पदांत निर्वचन इत्यादि। इसने कहा कि स्वर विधि करने में पर निमित्तक अजादेश है, स्वर विधि जो है पूर्व विधि भी होनी चाहिए वो, तो पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता। अब नहीं होता है स्थानिवत, तो फिर किसको होगा उदात्त? तब की के ई को। अब की के ई को उदात्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा क्या बचाव किया गया? इस अ को उदात्त की प्राप्ति हो रही थी, उसका बचाव होकर के ये हुआ है, ये न होकर के इसको हुआ है। अब ये हो गया उदात्त। तो कितने स्वर हैं इसमें सारे सूत्र में, शब्द में? एक ये है और एक ये है, एक का में आ है, 3 और रह गए इस ई के अतिरिक्त। तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, इस एक को छोड़ दो, ये तीनों हो गए अनुदात्त। यानी कि ऐसे और ये भी और ये भी। यानी शब्द हमारे सामने है अब चिकीर्षक। तो इसमें स्वर कैसे रखेंगे? ए ये। ठीक है। अब क्या है? उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा ये, तो ये हट जाएगा। और स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम, स्वरित से आगे जो स्वर होते हैं उनको एक श्रुति बोलते हैं, और एक श्रुति में कोई चिन्ह नहीं होता है। ये भी गया, ये है शब्द वास्तव में, ऐसे है इसका स्वरूप ये। ठीक है। लोगों को भ्रम हो जाता है, 2 उदात्त बताने लग जाते हैं, जबकि 2 उदात्त है नहीं, वो है तो अनुदात्त ही, लेकिन उच्चारण में श्रुति हुई है। वो देखेंगे कि यहाँ भी चिन्ह नहीं है कोई, यहाँ भी चिन्ह नहीं है, और जहाँ चिन्ह नहीं होता है उसको उदात्त कहते हैं। तो आगे फिर सुप्रत्यय ला करके विसर्ग करके चिकीर्षक, करने की इच्छा, करने वाला, जिसको कुछ करने की इच्छा है, ऐसा व्यक्ति कि मैं कुछ करना चाहता हूं, हम कहेंगे हाँ देखो ये है चिकीर्षक। चलिए प्रणव ध्वनि। इसमें